हेलो जूनियर्स, तो आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन कॉलोनीज। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं पहले। ओके, तो कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर है जिसे इंट्रोड्यूस करा है यूरोपियन कॉलोनीज ने? ठीक है, तो वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अब जान लेते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि ये लाइन वहां पे कोट करी हुई है, राइट, कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसने इंट्रोड्यूस किया है? यूरोपियंस ने। ठीक है, सबसे पहली लाइन हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि टी प्लांटेशन, पाइनएप्पल प्लांटेशन, है ना, शुगर केन प्लांटेशन, कोको प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, कॉटन प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन, है ना। ठीक है, ये हमारा पाम ऑयल प्लांटेशन हो जाएगा। तो ये सारा हमारे इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है। ओके, अब जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, किसी भी चीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनको लार्ज चाहिए या फिर नॉर्मल चाहिए, है ना। जो इनका क्रॉप है वो स्पेशलाइजेशन कैसा होगा, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होगा या फिर मल्टीपल क्रॉप्स होंगे, है ना। तो देखते हैं क्या है इसका। ओके, तो इसको हम एक एक्रोनियम की मदद से याद करेंगे, विच इज कैसल। ठीक है, सी कैपिटल रहेगा, ए स्मॉल रहेगा, STLE हमारा कैपिटल रहेगा और ये हमारा स्मॉल रहेगा। तो इसको हमें इग्नोर करना है। सी से हमारे पास दो है, विच इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इधर। ठीक है, तो सी से दो सी है हमारे पास, कैपिटल, और एक है कल्टीवेशन। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो ये दो सी हो गए। नाउ एस से क्या हो जाएगा हमारा? स्पेशलाइजेशन, किसमें? सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, राइट। टी से क्या हो जाएगा हमारा? टेक्निकल सपोर्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन, गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? मैनेजरल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्लस गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए इधर। एल से हो जाएगा चीप लेबर और ई से हो जाएगा लार्ज स्टेट, बड़ा सा लैंड। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज देख लेते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में वो कवर हो जाएगा। ठीक है, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर? क्या इसमें से करेक्ट नहीं है? लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। हाँ, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, सही बोल रहा है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन दोनों ही सी से हैं, कैसल के, है ना। ठीक है, चीप लेबर आर रिक्वायर्ड, यस इट इज रिक्वायर्ड। लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड नहीं, ये यहाँ का नहीं है ना। ठीक है, ये कमर्शियल ग्रेन का है ना। ओके, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज अनमैच्ड? फ्रेंच कोको इन ईस्ट अफ्रीका, ब्रिटिश टी गार्डन्स इन श्रीलंका, स्पेनिश कोकोनट इन फिलीपींस एंड डच शुगर केन इन इंडोनेशिया। ये अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, पहले इसके बारे में देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम लोग देखें, अगर आज का प्रेजेंट की बात करें, तो जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है हमारा, इसकी जो ओनरशिप है, जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांटेशंस है, वो किसको पास कर दिया, किसके हाथों में दे दिया गया है? गवर्नमेंट और नेशनल्स के, है ना। ठीक है, लेकिन अगर पहले थोड़ा सा रिवाइंड करें, है ना, तो जो फ्रेंच थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वेस्ट अफ्रीका में कोको एंड कॉफी प्लांटेशन। ठीक है, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, ऐसे मैच द बॉक्स में आ जाएंगी। ओके, ब्रिटिश ने 3 जगह पे किया था। टी गार्डन सेटअप किए थे इंडिया और श्रीलंका। हम लोग बहुत चाय पीते हैं इंडिया वाले, राइट, है ना, इस तरीके से रिलेट करना पड़ेगा तुम्हें। ओके, श्रीलंका हमारे थोड़ा सा पास में ही है, तो वो भी चाय, टी प्लांटेशन। ओके, रबर प्लांटेशन मलेशिया में। ठीक है, शुगर केन एंड बनाना वेस्ट इंडीज। ठीक है, शुगर केन वेस्ट इंडीज, रबर प्लांटेशन मलेशिया, लार्ज टी गार्डन इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, ये ब्रिटिश ने किया था। स्पेनिश और अमेरिकन ने इन्वेस्ट किया था हेवीली किधर? कोकोनट और शुगर केन वाले पे। ठीक है, कहां पे किया था? फिलीपींस में किया था। डच ने कहां पे? शुगर केन के लिए ही किया था। ये देखो एक कॉमन चीज है, लाइक स्पेनिश और अमेरिकन ने कोकोनट और किस पे किया था? शुगर केन पे। वही डच वालों ने भी मोनोपोली में, मतलब सिर्फ खुद ही करेंगे, है ना, वो वाला मोनोपोली। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, मार्केट में, मार्केट कंपटीशन वाले में, तो डच में मोनोपोली रहा था और वो भी शुगर केन का ही कर रहा था, दैट इज इन इंडोनेशिया। तो डच ने इंडोनेशिया में शुगर केन का प्रोडक्शन किया था। ठीक है, प्लांटेशन किया था। ओके, तो कॉफी के लिए
एक वर्ड दे रखा है दैट इज कॉफी फेजेंडाज। बेसिकली इट्स कॉफी का लार्ज प्लांटेशन, ठीक है। ओके, ब्राजील में किया था, यूरोपियंस ने किया था, ठीक है। ओके, एक और चीज ये मैंने बॉक्स में से लिया है, जो स्लोप होते हैं हिल्स के, वो काम आते हैं टी प्लांटेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है वो है उसका रीजन, ठीक है, जिसकी वजह से जो हिल्स स्लोप के जो हिल्स होते हैं वो काम आते हैं टी प्लांटेशन के लिए। ओके, तो अभी तो फटाफट से देख लो, फ्रेंच कोको इन ईस्ट अफ्रीका, फ्रेंच ने क्या किया, फटाफट इधर देखो, कोको इन ईस्ट अफ्रीका, नो इट्स इन वेस्ट अफ्रीका, है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओ एक मिनट, सो सॉरी, हाँ ये हमारा गलत हो जाएगा। ब्रिटिश ने टी गार्डन, हाँ किया था। स्पेनिश ने कोकोनट इन फिलीपींस, स्पेनिश और अमेरिकन ने क्या किया था, कोकोनट शुगर केन, हाँ फिलीपींस में किया था, सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। डच ने शुगर केन इन इंडोनेशिया, हाँ डच मोनोपोली में था, शुगर केन किया था, इंडोनेशिया में किया था, ठीक है, सब सही है। वो हमारा फर्स्ट गलत है, तो कौन सा अनमैच्ड है, दैट इज फ्रेंच कोको इन, दिस द आंसर इज वेस्ट अफ्रीका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको पहले इरेज करती हूँ। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ब्राजील में जो यूरोपियंस हैं उन्होंने ब्राजील फेजेंडास करके एक टर्म दिया था, है ना, तो दैट इज फॉर लार्ज प्लांटेशन, है ना, तो यहाँ पे जो फेजेंडास है उसको रिफर किया हुआ है। तो विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लार्ज प्लांटेशन ऑफ कॉफी इन ब्राजील, है ना, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, ये रहा, ब्राजील में यूरोपियंस ने सम कॉफी फेजेंडास लार्ज प्लांटेशन, तो दैट इज फेजेंडास नाम दिया था, ठीक है, ये कॉफियाना एंड ऑल नॉट। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांटेशन वाज नॉट सेटअप बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश ने सेटअप नहीं किया था, कौन सा नहीं किया था बताओ। शुगर केन बनाना वेस्ट इंडीज, रबर प्लांटेशन मलेशिया, कॉफी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका, हाँ ये नहीं किया था, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है ना, कि कॉफी प्लांटेशन, क्या क्वेश्चन है, कॉफी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका, ये जो हम बोल रहे हैं ये वाला, ये किसने किया है, फ्रेंच ने किया है ना। ओके, तो ये तीनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो ये किया है और नॉट सेटअप किया है, वो ये किया है ना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्रॉप इन एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, तो जानते हैं ये है क्या पहले, ठीक है। ओके, बेसिकली क्या है, जो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग या कल्टीवेशन जो है, ये प्रैक्टिस किया जाता है इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्रॉप होता है दैट इज वीट, क्या होता है, वीट होता है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ है दैट इज कॉर्न, बार्ले, ओट्स, ठीक है, रे, यहाँ पे वो भी ग्रो किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो फार्म का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, दैट इज वेरी वेरी लार्ज। ओके, सारा का सारा जो एंटायर ऑपरेशन, मतलब बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है सब कुछ, वो सब मैकेनाइज्ड होता है, ठीक है। जो कल्टीवेशन में बेसिकली जैसे प्लगिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, वो जो भी प्रोडक्शन है, जो भी ऑपरेशन है, द एंटायर ऑपरेशन इज मैकेनाइज्ड, ठीक है। लो पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन, अभी हमने पीछे देखा था ना, सो दैट इज फॉर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन, है ना, जब मैंने बोला था कमर्शियल ग्रेन, तो दैट इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हार्वेस्ट, कंबाइन हार्वेस्टर्स को यूज किया जाता है, जो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये पूरा का पूरा एंटायर प्रोसेस जो यहाँ पे है दैट इज मैकेनाइज्ड, तो यहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर्स आर यूज्ड, देख लो ऐसे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, सिंपली इन्हें कंबाइन भी बोल सकते हैं, ये एक मशीन है, ठीक है, जिसे डिजाइन किया गया है हार्वेस्ट करने के लिए वेराइटी ऑफ ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है। अब नेम से ही पता चल रहा है, कंबाइन कर रहा है 4 सेपरेट हार्वेस्टिंग ऑपरेशन, दैट इज रीपिंग, थ्रेशिंग, गैदरिंग एंड विनोइंग, है ना, ये सारे के सारे जो प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोसेस आते हैं वो सब, ठीक है। अब अमंग द क्रॉप्स हार्वेस्टेड विद द कंबाइन आर व्हीट, राइस, ओट्स, राई, बार्ले, कॉर्न एंड सो ऑन, ठीक है। सो यू कैन हैव अ ग्लांस ऑफ दिस, ओके। इससे ना एक तुम्हें मिल जाएगा कि कौन, ये देखो, कॉर्न कंबाइन हार्वेस्टेड विद ग्रेन कार्ड, ठीक है, ओके। ये यहाँ पर देखो टेबल में था, कंबाइंड क्रूज आर कैपेबल ऑफ हार्वेस्टिंग ग्रेन ओवर मेनी हेक्टर्स इन अ सिंगल डे। अब जो कंबाइंड क्रूज इधर नाम दे रखा है ना, तो ये किसके लिए, ये क्या शो कर रहा है, दैट इज कि जो एंटायर प्रोडक्शन है वो मैकेनाइज्ड है ना, मैकेनाइज्ड किसकी हेल्प से है, जैसे कि कंबाइंड क्रूज को यूज किया गया है, वो केपेबल है हार्वेस्ट करने के लिए ग्रेन्स बहुत बड़े हेक्टर पे एक सिंगल डे में, है ना, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं,
ये जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है डेवलप्ड होता है बेस्ट, देखो यूरेशियन में, बेसिकली यूरेशिया में क्या होगा, स्टेपीज, ये आगे कॉम्बिनेशन होंगे इसीलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। कनाडा में, कैनेडियन में क्या हो जाएगा, कनाडा, और अमेरिकन में प्रेरीज, ठीक है। पंपास ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है। वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन में डाउन्स, एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं आगे क्या, पहले तो यही करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्रॉप इन एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन, दैट इज व्हीट, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, कॉर्न, राइस, बार्ले भी हमने देखा था, बट ये प्रिंसिपल है। Which one from the following is not characteristics of extensive commercial grain cultivation? The size of farms are very large. Yes, it is true. Entire operation of cultivation is mechanized. Yes, it is. ठीक है. High yield per acre but low yield per person. देखो हमने क्या पढ़ा है, फटाफट से देखो. Low per acre but high yield per person. High yield per person है ना, लो यील्ड है, ये पूरा इन्होंने उल्टा करा हुआ है. लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन था, लेकिन इसको इसने उल्टा कर दिया. फुल्ली डेवलप्ड इन प्रेरीज, पंपास, वेल्स एंड डाउन्स एक्सेट्रा. सही है, प्रेरीज है, आई मीन टू से दिस इज करेक्ट. हाँ, दिस इज करेक्ट है ना. पंपास ऑफ अर्जेंटीना, वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, डाउन्स. चलो, दैट इज ऑस्ट्रेलियन डाउन्स है ना, ठीक है. तो वेल्स साउथ अफ्रीका, यस. पंपास ऑफ अर्जेंटीना, कैंटरबरी इज इन न्यूजीलैंड, नॉट इट्स नॉट अबाउट ऑस्ट्रेलिया. इट्स ऑस्ट्रेलिया का क्या है, डाउन्स है ना. ऑस्ट्रेलियन डाउन्स हमने पढ़ा था, तो इधर न्यूजीलैंड होगा. देख लो, कैंटरबरी टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर इन न्यूजीलैंड, नॉट इन ऑस्ट्रेलिया. इन ऑस्ट्रेलिया द टेम्परेट ग्रासलैंड्स इज कॉल्ड डाउन्स, ठीक है. तो ये ऐसे करके टेबल आ जाएगी, ठीक है. पंपास ऑफ अर्जेंटीना, प्रेरीज कैनेडा, ओके. In which type of farming both animal are reared and crops are also grown? So basically ये बहुत easy सा था. It is a mixed farming है ना, टिक कर देते हैं. अब जानते हैं mixed farming क्या होती है. मल्टीपल क्रॉपिंग तुम्हें पता होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग हम अभी पढ़ेंगे और कलेक्टिव फार्मिंग भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. ये मिक्स फार्मिंग कहाँ पे मिलती है, एकदम हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स, ठीक है. ओके, अब ये क्या है, यहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो मॉडरेट होती है, ठीक है. मिक्स्ड फार्म होते हैं, ओके. अब क्रॉप्स, व्हीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, फॉडर क्रॉप्स जो एनिमल्स को खाने के लिए होते हैं, है ना, वो क्रॉप्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ का. ये एक इसका देख लो कंपोनेंट, ठीक है. रूट क्रॉप्स भी होते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है ना, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग की जाती है. तो ये दोनों जो प्रोसेस है ये प्ले करते बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को हम लोग मेंटेन कर सके. एक और चीज यहाँ पे ना, इक्वल एम्फसाइज, द वर्ड इटसेल्फ सेज इट इज मिक्स्ड फार्मिंग, राइट. तो इधर ना क्या करते हैं, इक्वल एम्फसाइज होता है दोनों पे, एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप कल्टीवेशन, दोनों पे इक्वल एम्फसाइज किया जाता है, ओके. अब क्रॉप के साथ साथ ना एनिमल्स, ठीक है, जैसे कि कैटल, शीप, पिग्स और पोल्ट्री, या ये एक मेन इनकम प्रोवाइड करती है. क्रॉप तो करती है बट दे ऑल्सो गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम, राइट, ठीक है. अब मिक्स फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो ये हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है. क्योंकि देखो फार्म है, फार्म के ऊपर भी खर्चा लगेगा, बिल्डिंग भी है ना, फार्म के अंदर मशीनरी लानी पड़ेगी. अब एक्सटेंसिव यूज किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का और ग्रीन मेन्योर्स का, तो इसके ऊपर भी खर्चा लगेगा. और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके अंदर क्या होता है, एक्सटेंसिव यूज किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का और ग्रीन मेन्योर का. अब ऑल्सो यहाँ पे स्किल एक्सपर्टाइज फार्मर्स की भी नीड होती है ना, ठीक है, हो गया. अब ये तो हमने कर लिया था. 21st, इन विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज डेयरी फार्मिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड? डेयरी फार्मिंग क्या होती है, बहुत इजी सा है ना. बेसिकली वो वाले एनिमल्स होंगे जो कौन से मिल्क प्रोडक्शन करते होंगे, है ना, ठीक है, पढ़ते हैं. डेयरी फार्मिंग बेसिकली क्या है, एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और एफिशिएंट टाइप है, और एफिशिएंट याद कर लो, ये वर्ड्स बहुत बहुत हेल्प करेंगे, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट आ जाएगा. तो बहुत ही ज्यादा एडवांस और एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग किसकी, मिल्क एनिमल्स. मिल्क एनिमल्स कौन से, मिल्क प्रोडक्शन वाले एनिमल्स, ओके. सो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है. क्यों होता है, अब देखो एनिमल रख रहे हैं तो एनिमल की शेड के ऊपर हमारा पैसा लगेगा,
स्टोरेज फैसिलिटीज फॉडर के लिए, क्योंकि एनिमल को खाने के लिए भी तो कुछ चाहिएगा, तभी तो वो हमें इन रिजल्ट मिल्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स, अब जो मिल्चिंग जो दूध निकालने के लिए जो मशीन्स होती है उनके ऊपर खर्चा लगेगा, फीड उनको खिलाने पे खर्चा लगेगा, तो ये क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग, ठीक है। अब स्पेशल एम्फसाइजेस दिया जाता है 3 चीजों पे, दैट इज उनकी हेल्थ, उनकी वेटनरी सर्विसेज और उनकी कैटल की ब्रीडिंग, है ना। तो इन 3 चीजों पे फोकस किया जाता है। ये हाईली लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि हमारे पास अगर इतने सारे एनिमल्स है तो उनका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा, उनका केयर करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे रिगरस केयर जो मैंने बोला, केयर करी जाती है फीडिंग और मिल्चिंग में, ठीक है। और इसमें पूरे साल कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता है, ठीक है। अब ये कहाँ प्रैक्टिस होगा, ऑफ कोर्स अगर हमारे पास मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है तो हम ऐसी कोई जगह पे तो जाएंगे नहीं जहाँ पे लोग ही नहीं है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मार्केट तक जाए, और मार्केट तक जाने के लिए मार्केट पास होना चाहिए, राइट, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये नियर अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स, है ना, वहीं होता है। वो इसे बेसिकली एक नेबरहुड प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसके लिए, फ्रेश मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। अब ये जो डेवलपमेंट हमारा ट्रांसपोर्टेशन का हुआ है, रेफ्रिजरेशन का हुआ है, पेस्चराइजेशन, जैसे कि क्या होता है ना, मिल्क के अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको ना मारने के लिए, उनको हटाने के लिए मिल्क को बॉईल किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, है ना, ठीक है। तो वो होता है पेस्चराइजेशन। और ये जो अदर प्रिजर्वेशन, मिल्क को प्रिजर्व करने का, उसको स्टोर करने के लिए जितने भी मेथड्स हैं, ये हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प कर देते हैं कि जो ड्यूरेशन है डेयरी प्रोडक्ट्स का उसको इंक्रीज करने में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रीजन्स है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग्स के, दैट इज लार्जेस्ट जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में है, सेकंड कनाडा में है, और थर्ड बेल्ट इंक्लूड करता है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया, ठीक है। तो ये तुम याद रखना, इधर खेलेगा वो सीयूईटी के क्वेश्चंस इन लोकेशन वाले एरिया में खेलेगा, तो तुम्हें ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मेडिटेरेनियन अभी हम आगे, देयर इज नो ऑफ सीजन इन विच फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मिंग, कौन सा है जिसमें से ऑफ सीजन नहीं होता है, डेयरी फार्मिंग पूरे साल, है ना, इन कंपैरिजन टू द क्रॉप प्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग में पूरे साल काम होता है, ऑफ सीजन नहीं होता है, ठीक है। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, नाउ विल सी कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या होता है। ये प्रोड्यूस करता है फिग्स एंड ऑलिव्स, हाँ ये करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन, फिशिकल्चर इज प्रैक्टिस, बेसिकली जो फिश को फीड करना और उनको मतलब जो उनको एक तरीके से केयर करना, है ना, दैट इज अंडर दिस प्रोसेस, राइट। बेस्ट क्वालिटी वाइन्स आर प्रिपेयर्ड, हाँ, फ्रूट्स, ठीक है। ये इजी सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, इसलिए मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, बट हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, है ना। अब ये प्रैक्टिस होता है इन द कंट्रीज ऑन द ईदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी, नाम से पता चला मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है, तो कहाँ, मेडिटेरेनियन सी के इधर साइड पे ही होगा, या तो है ना आसपास होगा। इन यूरोप, जो कि कहाँ है, यूरोप में। अब इन नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम ट्यूनीशिया टू अटलांटिक कोस्ट, ये याद कर लेना, नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है, फ्रॉम दिस रीजन टू अटलांटिक कोस्ट। फिर सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल्ड, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये रीजन्स है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ये मेडिटेरेनियन रीजन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, राइट, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लायर है, ठीक है। अब विटिकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन, है ना, विटिकल्चर ग्रेप कल्टीवेशन होता है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन जो वर्ल्ड की है, अलग अलग फ्लेवर्स की भी वो प्रोड्यूस करी जाती है फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स, और कैसे, जो हम लोग ड्राई कर देते हैं रेजिन्स और करंट्स को, ठीक है, ऐसे बनती है। रीजन्स और भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मतलब ग्रेप्स तो हो गया हमारा, जैसे जो ग्रेप कल्टीवेशन के अंदर आ गया, जिसे हम विटिकल्चर बोलते हैं। और क्या है, ऑलिव्स और फिग्स, जैसे भी मैंने बोला था, फिग्स एक बेसिकली एडिबल फ्रूट होता है, ठीक है। ऑलिव्स तुम्हें पता है। एडवांटेज क्या है मेडिटेरेनियन रीजन का, कि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल फ्रूट ग्रो करता है विंटर्स में, जब बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है हमारी यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में। तो ये एक तरीके का बेनिफिट है फॉर द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, है ना। बेसिकली जो यूरोप का ये जो है, इधर बहुत ही ज्यादा डिमांड रहता है, ठीक है।
विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग? कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। बेसिकली जो कलेक्टिव फार्मिंग है इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, बेस्ड है सोशल ओनरशिप पे, कलेक्टिव सोशल ओनरशिप, ठीक है, ऐसे ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। इंट्रोड्यूस किया गया था अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन से, है ना, और इसको हम लोग मॉडल ऑफ कलकोज भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस किया गया था अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन से। क्यों? क्योंकि हमें इंप्रूव करनी थी जो इनएफिशिएंसी है हमारी प्रीवियस मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर से जो हो रही है, उसको थोड़ा एफिशिएंट बनाना था, है ना। तो बेसिकली टू इंप्रूव द इनएफिशिएंसी ऑफ प्रीवियस मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, और हमें क्या करना था, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसकी जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसे बूस्ट करनी थी। सो दैट इज द रीजन जो सोवियत यूनियन है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप, क्या, कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। अब जो फार्मर्स है वो क्या करते थे, कंबाइन करते थे बेसिकली अपनी सारी रिसोर्सेस जैसे लैंड, लाइफ स्टॉक और लेबर, ठीक है। फार्मर्स को अलाउ था कि वो रिटेन कर सकते हैं वेरी स्मॉल प्लॉट्स ग्रो करने के लिए क्रॉप, ताकि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। ओके, ठीक है। अब ईयरली टारगेट सेट किए जाते थे बाय द गवर्नमेंट। इसके अंदर अगर हम लोग देखें क्या होता था, प्रोड्यूस करते थे जितना भी उसको सोल्ड करते थे, ठीक है, एक फिक्स प्राइस पे, ठीक है, स्टेट को। ओके, अब कभी कभी क्या है, अगर एक्सेस भी हो जाता है तो वो या तो मार्केट में बेच देते थे, ठीक है, फिक्स्ड जो भी, या फिर अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, ठीक है। फार्मर्स टैक्स पे करते थे, फार्म प्रोड्यूस पे भी और मशीनरी पे भी, ठीक है। जो मेंबर्स थे उनको पे किया जाता था कि जैसा उनका काम है वैसा उसको पैसा मिलेगा, जो नेचर होगा वर्क का, ठीक है। अब एक अगर इफ एक्सेप्शनल वर्क अगर किसी ने कर लिया तो रिवॉर्ड मिल जाएगा कैश या फिर काइंड में, ठीक है। सो दिस इज कलेक्टिव फार्मिंग। Which one from the following is not characteristics of collective farming introduced by the Europeans countries like Denmark and Netherlands? No, it was introduced by Soviet Union, right? By Soviet Union, है ना, हमने यही पढ़ा था। अब it is also known as kolkhoz. Yes, it is model of kolkhoz. They are allowed to retain very small plots to grow crops in order to meet their daily requirement. Yes, ठीक है। Government fixed targets to the crop and purchase it on predefined price. हाँ, fixed price दे दी जाती है और उसके बाद स्टेट या जो भी गवर्नमेंट है वो उनसे ले लेती है, और अगर एक्सेस हो जाता है तो वो या तो बेच देते हैं पास के मार्केट में जाके, या फिर मेंबर्स क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो गलत हो गया। कलेक्टिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन रशिया. It is called it kolkhoz in Russian language. So it is related with Russia, not Denmark and Netherlands. In Denmark and Netherlands, cooperative farming is practiced. ठीक है, collective farming नहीं होती है, cooperative होती है, ठीक है। Which one from the following is not characteristics of cooperative farming? जो हमने अभी पढ़ा है, ओके, तो इसको हम अभी देखते हैं। इंट्रोड्यूस इन मेनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सच एज डेनमार्क एंड नीदरलैंड, ये तो सही अभी हमने देखा है ना, ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। सो बेसिकली जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, कोऑपरेट करते हुए, है ना, ठीक है, कलेक्टिव सोशली, है ना, कलेक्ट होते हुए, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ जो फार्मर्स होते हैं ना, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, जहां पे हर अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना डेनमार्क, तो डेनमार्क के अंदर हर एक फार्मर इसके अंदर एडेड है ना, ठीक है। बेसिकली एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ दिस कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। अच्छा, पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पुलिंग इन देयर रिसोर्सेज वॉलंटरी फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग, ठीक है। इंडिविजुअल फार्म रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। एक कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है फार्मिंग, है ना, ठीक है। मुद्दा जो है, मैटर है हमारा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प करती है फार्मर्स को कि वो प्रोक्योर करे सारा का सारा इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग, सेल करे प्रोडक्ट को मोस्ट फेवरेबल टर्म्स में और कम दाम में अच्छी क्वालिटी दे, बेसिकली, है ना, इस पे फोकस करती है, एम्फसाइज करती है, ठीक है। अब ये ओरिजिनेट हुआ था सेंचुरी पहले, ठीक है, और सक्सेसफुल हुआ है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन, इटली एक्सेट्रा। अब डेनमार्क को हाईलाइट करते हुए हम ये बोल रहे हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल हुआ था डेनमार्क में।
ओके अब हम असर्शंस और रीजंस वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जब ए ऑप्शन होता है उसमें ए और आर दोनों सही होते हैं, और ए जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा होता है ना। अब बी ऑप्शन होता है ए और आर दोनों ट्रू है, पर आर एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सी में होता है ए ट्रू है बट हमारा जो आर है वो फॉल्स है, और डी में वाइस वर्सा हो जाएगा, ए हमारा फॉल्स है लेकिन आर हमारा ट्रू है, ठीक है। ओके तो माइनिंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटीज. Primary activities utilizes Earth's resources such as land, water, vegetation, building, material, minerals, है ना, etc. Means the products of primary activities we get from the nature. दोनों ही बहुत सही है, बहुत ही easy peasy सा easy peasy lemon squeezy question है ना, ठीक है। तो ये एकदम सही है, बट हम लोग माइनिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो माइनिंग क्या है, बेसिकली जो डिस्कवरी हुई थी मिनरल्स की इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेजेस पे हुई थी, दैट इज कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, है ना, ठीक है। अब जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ था माइनिंग का, वो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था, ठीक है, उधर से शुरू हुआ था, ठीक है। और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती ही गई है ना, ठीक है। अब अगर हम देखें कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं माइनिंग एक्टिविटीज को, तो वो है हमारे पास दो फैक्टर्स, दैट इज फिजिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि साइज, ग्रेड एंड द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट। इकोनॉमिक जैसे कि डिमांड कैसी है मिनरल के लिए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, है ना, और जो यूज करी जा रही है, कैपिटल जो है हमें डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा, लेबर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स है बेसिकली। सो हमारे मेथड्स भी होते हैं माइनिंग के, तो वी हैव मेथड्स ऑफ माइनिंग, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ माइनिंग में हमारे पास दो मेथड्स है, एक हमारी सरफेस माइनिंग होती है और एक हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। सरफेस माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग। अब जो हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग जो मेथड है उसे हम शाफ्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी सरफेस माइनिंग है उसे हम ओपन कास्ट भी बोलते हैं, है ना, और स्ट्रिप माइनिंग, ये इसके दो नाम है, ठीक है, ओके। जो सरफेस माइनिंग है हम उसे ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं, और ये इजीएस्ट और चीपेस्ट वे, एकदम ऊपर ऊपर ही है ना, सो दैट इज द रीजन दिस इज द इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट माइनिंग, ठीक है, वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट अकर क्लोज टू द सर्फेस। अगर मिनरल यहीं पे मिल रहा है तो सस्ता भी पड़ेगा और वो क्लोज भी है ना, तो और इसी वजह से इसका नाम ओपन कास्ट भी रख दिया है ना, ठीक है। अब ओवरहेड कॉस्ट सच एज safety precautions and equipment is relatively low in this method. The output is both large and rapid, easy है, ठीक है। अब जब ओर एकदम डीप हमें अंडरग्राउंड पे मिल रही है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक होल बनाना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, when the ore lies deep below the surface, सरफेस की एकदम डीप है, तो अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, शाफ्ट मेथड का काम मतलब इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। In this method, vertical shafts have to be sunk. जो vertical shafts है उनको डालते हैं from where underground galleries radiate to reach the minerals. जो underground galleries है वो क्या करेगी, radiate करेगी ताकि वो mineral तक पहुंच जाए, ठीक है, okay. Minerals are extracted and transported to the surface through these passages, है ना, ये जो passages है इधर से minerals निकलेगा। अब क्या होता है, अब बहुत ही ज्यादा एक टेक्निकल वर्क है ना, तो ये क्या है ना, इधर ना स्पेशली डिजाइंड लिफ्ट्स होती है, ड्रिल्स होती है, हॉलेज व्हीकल्स होते हैं, है ना, वेंटिलेशन सिस्टम होता है, एकदम नीचे तक अगर इंसान भी चला जाए तो वो एक वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए सेफ्टी के लिए, और एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल, ठीक है। ये मेथड थोड़ा रिस्की है, तुम खुद सोचो अगर इंसान इसके अंदर जा रहा है तो भाई इट्स अ वेरी बिग थिंग, ऐसे नॉर्मल नहीं है ना, थोड़ा रिस्की है, इट इज डेंजरस। अब पॉइजनस गैसेस, फायर्स, फ्लड्स एंड केविंग इन लीड टू फैटल एक्सीडेंट्स, राइट, तो दिस इज डेंजरस, है ना, ठीक है। अब जो डेवलप इकोनॉमीज है वो रिट्रीट कर रही है माइनिंग से, और हम जैसी डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत सारा है ना, तो हम लोग इसमें जा रहे हैं। बट जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उन्होंने अपने, अब वो पीछे हो गई है, पीछे हट गई है इस चीज को करने से, ठीक है, क्योंकि उधर का क्या है कि हाई लेबर कॉस्ट है उनके पास, क्योंकि हाई लेबर कॉस्ट एक रीजन है जिसकी वजह से जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो रिट्रीट कर रही है फ्रॉम माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वाइल जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो लार्ज लेबर फोर्स के साथ स्ट्राइव कर रहा है बहुत ज्यादा एक स्टैंडर्ड ऑफ
लिविंग के लिए, और वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन रही है. Several countries of Africa and few of South America and Asia have over 50% of the earning from minerals alone. Minerals, सिर्फ मिनरल से 50% उनकी अर्निंग हो रही है ओवर. ठीक है, किसकी? अफ्रीका, फ्यू ऑफ साउथ अमेरिका और एशिया. ठीक है, ओके. 27. People or animal go from one place to another place is called migration. हाँ, एक तुम पीपल और एनिमल बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, दैट इज माइग्रेशन. करेक्ट. The process of migration from plain area to pasture to on mountain during summers and again from mountain to plain areas during winters is known as transhumance. Yes, it is true. दोनों ही अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, दोनों ही सही है, बट इनका कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ में, राइट? ठीक है, तो हम बी वाला चूज करेंगे. ए करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, बट आर असर्शन का रीजन नहीं है. ओके. फिर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज डन फॉर कंजप्शन पर्पस. Shifting cultivation or slash and burn agriculture is not same. No, they both of them are the same. ठीक है, तो रीजन हमारा यहाँ पे फॉल्स है, तो दैट इज वाई वी विल चूज द थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी. है ना? क्यों? क्योंकि जो हमारा आर है वो सही है और हमारा जो हमारा आर है वो गलत है और जो असर्शन है वो सही है, क्योंकि जो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वही स्लैश एंड बर्न ही है. ठीक है, बेसिकली कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर. अब द yield per unit area is high but per labor productivity is low is in intense subsistence agriculture. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूस है वो डिवाइड किया जाता है अमंग पीपल, क्योंकि वहां पे डेंसिटी ऑफ पीपल पॉपुलेशन है ना? ठीक है, तो यस दिस इज ट्रू. ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में होता है ऐसा. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज प्रूविंग इट. ठीक है. असर्शन इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर occurs in smaller plots. In plantation, agriculture skilled and cheap labor is required. भाई लार्ज प्लॉट चाहिए होते हैं. ठीक है, लार्ज स्टेट जो हमने कैसल के ई से याद किया था, है ना? सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट. तो हमारा assertion रॉन्ग है और रीजन सही है, तो डी हो जाएगा. एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स. मुझे अभी भी याद आ रहा है, मैंने वो वहां पे एक लाइन लिख रखी थी, है ना? Yes, and it is practiced in steppes, ठीक है, यूरेशियन प्रेरीज, ठीक है, वेल्स, साउथ अफ्रीका, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, है ना? हाँ, तो ये सही है. ठीक है, अब दोनों ही हमारे सही है ना? ये एक्सटेंसिव कमर्शियल की बात कर रहा है और ये प्रैक्टिस कहाँ होता है, इधर बात कर रहा है ना? ठीक है, तो एकदम करेक्ट है. और यहाँ पे हम लोग एरिया की ही बात कर रहे हैं कि यहाँ मिड लैटिट्यूड्स में है, तो ये दोनों सही है. ठीक है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड्स, जहाँ पे जो रेनफॉल है वो अराउंड 50 सेंटीमीटर है, जैसे स्टेपीज, प्रेरीज, विल्स, पम्पास. इन दिस वे दोनों करेक्ट है. Equal emphasis is on crop cultivation and animal husbandry in mixed farming. Reason है wheat is principal crop of extensive commercial grain farming. क्या दोनों ही अलग अलग बात है, दोनों ही अलग अलग का है ना? ठीक है, तो दोनों सही है, बट रीजन और ये इसका कोई नहीं, असर्शन का जो रीजन है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है असर्शन को, है ना? तो हमारा दोनों सही है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. एक्सप्लेन, इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग, राइट? फिर नीदरलैंड स्पेशलाइजेस इन ग्रोइंग फ्लावर्स, स्पेशली ट्यूलिप्स. रीजन विटिकल्चर इज स्पेशलिटी ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. देखो, जो हमारा नीदरलैंड है ना, वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है ट्यूलिप्स में. ठीक है, हम इसको कह सकते हैं ये सही है. लेकिन विटिकल्चर जो है वो हमारा स्पेशलिटी है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की. लाइक सीरियसली, विटिकल्चर ग्रेप कल्टीवेशन है और वो हमने पढ़ा है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के अंदर. सो दैट इज रॉन्ग, है ना? तो ए सही है, बट हमारा रीजन गलत है, तो ये सी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसमें, क्योंकि सी वाले में क्या होता है, असर्शन सही है बट रीजन गलत है ना? और डी वाले में इसका वाइस वर्सा हो जाएगा. अब कॉलकोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स इन डेनमार्क. नो, इट वाज नॉट. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द erstwhile Soviet Union. Reason, government fixes targets to the crop and purchase it on predefined price in collective farming. बताओ, कलकोज वाला गलत है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वो फिक्स करती है टारगेट कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर, ये बात तो सही है.
तो जो स्टेटमेंट है इंडिविजुअली उसमें देखें तो आर सही, रीजन वाली स्टेटमेंट सही है, बट वो ए वाला रॉन्ग है, ठीक है। ओके, जो गवर्नमेंट है वो फिक्स करती है, ठीक है, जैसे जैसे फार्मर्स, जिस हिसाब से फार्मर्स कल्टीवेट करते हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट फिक्स करती है। डेनमार्क, इन डेनमार्क प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है, सही है ना। ये तो इसका सबसे अच्छा एक रीजन था। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स ग्रोन इन कोऑपरेटिव फार्मिंग इज हाई। बताओ, कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो प्राइस होते हैं वो हाई होते हैं? नहीं, वो हमेशा कम होते हैं मार्केट की प्राइस से, राइट। तो ए हमारा सही है बट रीजन हमारा गलत है, एंड द आंसर विल बी सी, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि असर्शन सही है बट रीजन गलत है। ओपन कास्ट माइनिंग इज इजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ mining minerals that occur close to surface. Shaft method is used when the ore lies deep below the surface. दोनों सही है, बट अगर ये ओपन कास्ट को और डिफाइन करता तो ये रीजन होता है इसका, तो हम ए तो नहीं कह सकते, बट वी कैन गो ऑन द बी ऑप्शन विच सेज दैट असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन डजंट जस्टिफाई द असर्शन, है ना, ठीक है। तो ठीक है, बी है। अब हमारे पास मैप वाले क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बोल रही थी। देखो, मैप वाला क्वेश्चन आ भी सकता है और ना भी आए, राइट, लेकिन मेरा जो रीजन है इसके लिए वो ये है कि तुम लोगों को जब ये विजुअलाइजेशन हो जाएगा ना, लाइक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे अभी, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैंने और मैप वाले क्वेश्चन दे दिए, तो मैं स्क्रीन को वेट यहाँ पे रोक दूंगी, तुम पॉज करना और उसको अटेम्प्ट करना। आंसर्स मैंने ऐड कर दिए हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें इधर उधर ना देखना पड़े, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारे बोर्ड में आए थे, राइट। नेम द एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, क्या है, सेंट्रल अफ्रीका, ए वाला, तो ए वाला क्या हो जाएगा, सेंट्रल अफ्रीका सबसिस्टेंस गैदरिंग के लिए। तो इससे जब तुम करोगे ना अटेम्प्ट तो तुम्हें याद रहेगा, विजुअलाइजेशन रहेगा, तो एग्जाम में अगर यही लोकेशन किसी और फॉर्म में आ गई तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा, है ना, ठीक है। एक करते हैं, दैट इज बी, क्या है, नेम द एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, बी, ये रहा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तुंद्रा रीजन, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल अफ्रीका। नेम द एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, सी, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। नेम द एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, नेम द एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, है ना, ठीक है। तो तुम लोग ये कर लेना, क्योंकि आंसर यहाँ ऑलरेडी दे रखा है तो मैं अब लिख नहीं रही हूं। ये सेकंड मैप है, राइट, पॉज कर लेना। अब ठीक है, हो गया पेपर। देख लो फटाफट, पॉज करके देख लेना। अब एक जो टॉपिक है वो हम लास्ट रह गया जिसको मैंने क्वेश्चन में कवर नहीं है, दैट इज मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। बेसिकली दोनों ही स्पेशलाइज है इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ठीक है, जो कि सोलली किसके लिए, अर्बन मार्केट्स के लिए, ठीक है। अब फार्मर्स जो बेसिकली जो फार्मर्स के जो फार्म्स होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, और वो लोकेटेड होते हैं जहाँ पे गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स हो अर्बन सेंटर्स पे, ठीक है, जहाँ पे हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स लोकेटेड हो। अगर तुम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो और अगर उसकी डिमांड ही नहीं है तो तुम कैसे उस चीज को बेचोगे, है ना, ठीक है। अब डिमांड है लेकिन तुम बहुत दूर रहते हो, तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लिंक नहीं है, तो भी वो दिक्कत है, राइट, ठीक है। तो ऐसे करके तुम इसको याद रख सकते हो, ठीक है। दो ये it is both labor and capital intensive and lays emphasis on the use of irrigation, HYV seeds, fertilizers, insecticides, greenhouses and artificial heating in colder regions. Easy था, ठीक है। ये टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो
वेल डेवलप्ड है डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, कहाँ की, ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मेडिटेरेनियन रीजन. The Netherlands specializes in growing flowers and horticultural crops, especially tulips, जो भी हमने पढ़ा था, है ना, ठीक है. तो ये रहा, which are flown to all major cities of यूरोप, जो कहाँ जाता है, यूरोप में जाता है, और वो हमारा उसमें जो डिमांड थी वो भी यूरोप में बहुत ज्यादा थी, राइट, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है ना, विंटर के टाइम में उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है, डिमांड अच्छी आती है उनकी. द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, ऐसा कोई एरिया जहाँ पे फार्मर सिर्फ स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं इन द वेजिटेबल्स, ठीक है, सो दैट इज नोन एज ट्रक फार्मिंग, ठीक है. अब जो डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न बाय द डिस्टेंस दैट अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हेंस द नेम ऑफ ट्रक फार्मिंग. अब क्या होता है ना कि जो डिस्टेंस होता है ना, ठीक है, ट्रक फार्म्स का फ्रॉम द मार्केट, वो गवर्न किया जाता है बाय द डिस्टेंस जितना की जो ट्रक है कवर कर पाता है, क्योंकि सुबह हम सबको फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं अर्ली मॉर्निंग या फिर वही 10 बजे तक, राइट. इन एडिशन टू मार्केट गार्डनिंग, अ मॉडर्न डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इज फैक्ट्री फार्मिंग, है ना, ठीक है. लाइफ स्टॉक पर्टिकुलरली जैसे कि पोल्ट्री, कैटल रियरिंग, है ना, इज डन इन स्टॉल्स एंड पेन्स फेड ऑन मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ एंड केयरफुली सुपरवाइज अगेंस्ट डिजीजेस, उनको केयरफुली सुपरवाइज भी किया जाता है किसी भी डिजीजेस से, ठीक है. दिस रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग मशीनरी अलग अलग ऑपरेशन के लिए, अब ये जो वेटनरी सर्विसेज है उसके लिए, हीटिंग और लाइटिंग के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आर्टिफिशियल हीटिंग होती है कोल्डर रीजन में, ग्रीन हाउसेज है, फर्टिलाइजर्स है, इरीगेशन है ना, इंसेक्टिसाइड्स भी होंगे प्लांट्स पे, तो उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा इंसेक्टिसाइड्स, तो इन सब पे बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है, दैट्स व्हाई दिस इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हाई, ठीक है. एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर अगर हम लोग देखें पोल्ट्री फार्मिंग और कैटल रियरिंग का, तो वो है ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग, ठीक है. तो साइंटिफिक ब्रीडिंग और जो ब्रीड सिलेक्शन है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है पोल्ट्री फार्मिंग का और कैटल फार्मिंग का, ठीक है. टाइप्स ऑफ फार्मिंग कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन. अब जो टाइप ऑफ फार्मिंग है उसको कैटेगराइज करने का जो काम है वो किस पे होगा, फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा, है ना, उनके अकॉर्डिंग होगा. फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय द वे इन विच फार्मर्स ओन देयर फार्म्स एंड वेरियस पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विच हेल्प देम टू रन दीज फार्म्स. सो हियर आवर चैप्टर एंड्स. दिस वाज वेरी इजी, है ना, बहुत नॉर्मल था, हमने एक ग्लांस ले लिया है इस टॉपिक का भी. तो अगर इधर से भी कोई क्वेश्चन आता है तो तुम लोग अटेम्प्ट कर पाओगे फटाफट से. इसके जो नोट्स बनाए हैं तुमने, जो MCQs किए हैं वो अच्छे से याद रखना, और जो नोट्स है उनको कल सुबह रिवाइज कर लेना. सो दैट इज इट, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. एंड अगले वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज सेकेंडरी एक्टिविटीज. बाय बाय.